गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी है, इस चैनल से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी यूपीएससी के लिए कराती है। और रोजाना यहाँ पे हम लोग सुबह 10:30 बजे पढ़ते हैं डेली न्यूज और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। मेरे जितने भी क्लास होते हैं उन सभी क्लास का लिंक, उस सभी क्लास का पीडीएफ और डेली न्यूज़पेपर का भी पीडीएफ मैं आप लोगों को यहाँ पे, चाहे वो हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हो, उस सब मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। आप लोग यहाँ से आके जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज है अनअकैडमी के। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है अनअकैडमी का। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज, एसए वगैरह कंप्लीट कोर्स की तैयारी होती है। और उसके लिए आपको प्लस कोर्स पे मिलेंगी लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल। और इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का, वो है आपका 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फीस पे। और आफ्टर डिस्काउंट 1 ईयर की फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपए। वहीं अगर 24 महीने का या 2 साल का प्लान ले लेते हैं 2 ईयर का, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए ये प्लान है। दूसरा है आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक जो है वो प्लस कोर्स का जो ये सारी चीजें हैं तो इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे पर्सनल कोच यहाँ पे आपको मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की तैयारी होगी, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी, और पर्सनल फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो प्लान है वो है 69,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट 62,550। वहीं अगर आप 24 महीने का यानी 2 साल का प्लान लेते हैं 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300 रुपए। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। अब आप अनअकैडमी पे ऑप्शनल के लिए भी अलग से आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल का अगर आप ऑप्शनल का लेते हैं तो 27,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल 10% डिस्काउंट 24,750। 24 मंथ 2 ईयर प्लान 40,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 36,000 रुपए। तो ये प्लान, ये सारी चीजें आप लोग को जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा ले लेंगे। एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट में मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आपको पता ही है, ये ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज है। अनअकैडमी करा रही है ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज जीएस के लिए। जीएस के लिए जो लोग 2021 में एग्जाम देंगे प्रीलिम्स का, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो नहीं भी देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को, प्रैक्टिस और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से उनका और भी ज्यादा क्लियर होगा। और ये आप सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है। इसके लिए करना को कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो यूपीएससी सीएससी का सेक्शन है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उस पे जाएंगे तो मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। इसी पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय एक कोड मांगेगा, तो कोड आप डाल देंगे स्वदीप, SWADEEP, जो मेरा कोड है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगी, आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपने आप को इनरोल कर लीजिए और इस टेस्ट को दीजिए। ये जो टेस्ट होगा 45 मिनट का होगा। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 13 टेस्ट इसमें होंगे, और अल्टरनेटिव संडे पे होगा। अल्टरनेटिव संडे, अब जो टेस्ट है ये 3 जनवरी को होगा 2021, 3 जनवरी 2021 सुबह 11 बजे। तो ये ध्यान में रखेंगे इस तरीके से। आप लोगों को पता ही है कि प्रीलिम्स 2021 के लिए अब 6 महीने ही बचे हैं, तो उसके लिए एक बैच अनअकैडमी पे शुरू हुआ है 21 तारीख से। आप इसको ज्वाइन करिए और इस पे आपको फुल प्री का सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर्स कराएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें साथ में है विथ एनालिसिस,
PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा और इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन भी आगे इसमें कराया जाएगा। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच 6 महीने का भी शुरू हुआ है प्रीलिम 2021 के लिए। एक और 1 ईयर का जीएस का फाउंडेशन बैच 2022 में जो लोग एग्जाम देंगे उसके लिए 2023 का 2 ईयर का भी फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। तो आप सब इसमें एनरोल करिए अपने आप को। ये सारे बैच हैं जो कि आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में है, तीनों में है। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश है। एडमिशन लीजिए, इसमें एनरोल करिए और करते समय ये कोड जरूर डालिएगा SWADEEP। तो जो भी फीस होगी फीस में आपको 10% डिस्काउंट। आप लोगों को पता है आइकॉनिक प्राइज हाइक, अभी ये आइकॉनिक का भी प्राइज आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो आप इसको अब अपग्रेड करिए जल्द से जल्द। अब आप इसको चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, जिनको लेना हो जल्द से जल्द ले लें। इसमें आपको पर्सनल कोच वगैरह मिलेंगे, जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया था, वो सारी चीजें हैं जो पर्सनली आपके तैयारी पे ध्यान देंगे वो सब। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो अनअकैडमी का है, अब यहाँ पे आप 14% और एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने सेव कर सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेकर के, जीएस और ऑप्शनल दोनों का। जीएस और ऑप्शनल अगर आप दोनों का लेकर के करेंगे तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में एक्चुअल प्राइस जो 1 ईयर का है जीएस ऑप्शनल दोनों का मिला के 77,000 है। कितना है? 77,000 रुपए, 77,000। लेकिन कॉम्बो प्राइस जो आप लेंगे आपको 9% डिस्काउंट मिलेगा 1 ईयर में, कंपनी की तरफ से है, जो 70,153 में होगा। 2 साल के लिए जो लेंगे एक्चुअल प्राइस 1,12,000 है और आप यहाँ पे क्या है कि 99,680 में हो जाएगा और यहाँ पे 11% और 3 साल का है 1,40,000, 1,21 14% डिस्काउंट। इसके अलावा भी ये जो फीस है वो तो है ही है, इसमें भी अगर आप ये जो कोड है मेरा स्वदीप आप इसको डालेंगे तो इसके अलावा भी आपको इस फीस में 10% और डिस्काउंट में मिलेगा, यानी 10% ये और 9% ये, यानी 19% डिस्काउंट आपको टोटल फीस जो एक्चुअल फीस है 77,000 उसमें डिस्काउंट होगा। तो जरूर इसको ज्वाइन करिए आप लोग जल्द से जल्द। अब जैसे यहाँ पे है ये देखिए कह रहा बिगेस्ट डिस्काउंट 2020 का कॉम्बो ऑफर चल रहा है। यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल की फीस है 77,000 1 ईयर का, लेकिन ये लगेगा आपका 70,153 रुपए। और जो आइकॉनिक और ऑप्शनल लेंगे उसका है 97,000 1 ईयर का, लेकिन वो लगेगा 88,750। और इस फीस में भी, ये तो डिस्काउंट के बाद है ही है, और इस फीस में भी आपका क्या है कि 10% अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई कोड स्वदीप SWADEEP, तो इसमें भी 10% डिस्काउंट और इस पे भी 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन करिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही जरूरी। और इस कोड का इस्तेमाल जरूर कर ले लीजिएगा तो टोटल अब आपको तकरीबन 19% के आसपास दिसंबर समाप्त होते होते आपके लिए इसमें और ऑफर है 2020 तक के लिए। तो जरूर एडमिशन जिनको लेना हो ले लीजिए। अब जो रोजाना हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 10:30 AM पे, रोज सुबह 10:30 बजे डेली न्यूज पढ़ते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ते हैं हिंदी में, और राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का डिबेट भी हमने कवर करते हैं वो भी हिंदी में। इसके लिए जो सोर्स है मैं आप लोग लेकर के आता हूं मैटर, सोर्स है आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहां से मैं आपके लिए मैटर लेकर के आता हूं। और हम लोग यहाँ पे रोजाना कवर करते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे रोजाना पढ़ते हैं कुछ डेली न्यूज यानी रोज की खबरें, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वो भी हिंदी में, और आरएस टीवी एलएस टीवी का डिबेट भी पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आया हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आज डेली न्यूज में आपके लिए है, पहला टॉपिक है बंदर पुनर्वास केंद्र, ठीक है, मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर, गोवा मुक्ति दिवस, खुदीराम बोस के बारे में, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा, और भारत के लिए 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे अपना डेली न्यूज में। उसके साथ हम लोग देखिए आज एडिटोरियल में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। एडिटोरियल में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, एडिटोरियल में आज हम लोग पढ़ेंगे पहला विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, भारतीय राजनीति का मुद्दा है, सोर्स है इसका पीआईबी का आर्टिकल है। दूसरा पढ़ेंगे एलुरु में रहस्यमय रोग, सामाजिक न्याय का मुद्दा, सोशल जस्टिस का, और आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। और तीसरा पढ़ेंगे
छठी अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्र भारतीय राजनीति का मुद्दा है, और ये है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन, इन तीनों से मिला करके इस आर्टिकल को बनाया गया है। तो बिल्कुल देखेंगे ध्यान से, जो पहला आर्टिकल है भारतीय राजनीति का मुद्दा है यानी जीएस सेकंड पेपर, और एलुरु में रहस्यमय रोग ये भी सामाजिक न्याय यानी आपके जीएस सेकंड पेपर में काम आएगा, और ये भी आपके जीएस सेकंड पेपर में काम आएगा। तो ये ध्यान से देखिए, और साथ साथ में इसके अलावा ये आपके एसए में भी काम आएगा। देखिए करके टॉपिक शुरू करते हैं। डेली न्यूज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का क्या क्या मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, देखते हुए चलिए। आज का पहला टॉपिक है बंदर पुनर्वास केंद्र के बारे में। क्या है बंदर पुनर्वास केंद्र, देखते हैं क्या कह रहा है। बंदर पुनर्वास केंद्र, मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से पढ़ते हुए, कि अभी तेलंगाना में बंदरों के लिए, बंदरों के बचाव के लिए, उनके पुनर्वास की स्थापना के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है। वो वही कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र यानी मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। कहां? तेलंगाना में, बंदरों के बचाव और पुनर्वास के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यह प्राइमेट के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है, और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। ये बंदरों के लिए जो किया गया है, प्राइमेट्स के लिए, ये भारत का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा एक केंद्र स्थापित किया गया था। अभी जो दूसरा है ये तेलंगाना में किया जा रहा है। और प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर, लॉरीज, टार्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल है। ये प्राइमेट का कहा जाता है, स्तनपायी आते हैं इसमें इस सब टाइप के। तो पहला प्राइमेट के लिए किया गया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा तेलंगाना में, ध्यान में रखेंगे। और इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों रिसस मैकॉक को वर्मिन घोषित किया था, और इसके तहत स्थानीय अधिकारियों को 1 वर्ष तक शिमला में कुछ चिन्हित गैर क्षेत्रों में इस जानवर को मारने की अनुमति दी गई थी। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि राज्य सरकार ने जंगलों के बाहर इस प्रजाति की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर किसी को क्षति पहुंचने सहित जीवन और संपत्ति के नुकसान की सूचना भी दी थी। और रिसस मैकॉक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। यदि यह मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा होता है तो कानून एक विशिष्ट अवधि के लिए इसे वर्मिन घोषित करके इसका शिकार करने की अनुमति देता है। वर्मिन यानी घोषित कर देगा तो इसका शिकार किया जा सकता है। तो ये मगर मानव जीवन और संपत्ति के लिए अगर नुकसानदायक होते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, वर्मिन पशु क्या होते हैं ये देखिए। पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 62 के अनुसार राज्यों द्वारा केंद्र को वन्य जीवों की एक सूची भेजी जाती है। राज्य भेजते हैं केंद्र को, जिसमें यह अनुरोध किया जाता है कि चयनित पशु को वर्मिन घोषित कर उसके वध की अनुमति दी जाए जिससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है। और वन्य जीव कानून में प्रजातियों को 1 से 4 तक अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस दिन इस अधिनियम के बारे में, जिसमें 6 अनुसूचियां हैं, और जो उसमें से कुछ को उनका किया जाता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में शिकार करने पे जुर्माना है, कुछ के शिकार की अनुमति होती है, वो भी उस आधार पे जब उनके द्वारा मानव जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। तो वही कह रहा है। और अधिनियम के अनुसूची 1 अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्य जीव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था, और इसमें एक कठोरतम सजा का भी प्रावधान है, जैसे जंगली सुअर, नीलगाय, रिसस मैकाक अनुसूची 2 और 3 के तहत संरक्षित है, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में इनका शिकार किया जा सकता है अगर इनके द्वारा मानव जीवन और संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचता है तो। आज का हमारा अगला टॉपिक है गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे। मैंने आप लोगों को उस दिन इसको बारे में पढ़ाया भी था। 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्या है, कभी प्रधानमंत्री ने फिर इसको संबोधित किया, कुछ बातें कही, इसलिए फिर से प्रधानमंत्री ने गोवा के लोगों को गोवा मुक्ति दिवस पर शुभकामनाएं दी,
और यह प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों ने 450 साल के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था और उसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय, मैंने आप लोगों को भी बताया था ऑपरेशन विजय उस ऑपरेशन का नाम था, उसके तहत भारत को मुक्त कराया था गोवा पुर्तगालियों से गोवा को। और पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में भारत के कई हिस्सों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया, परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश केवल गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अंडमान द्वीप तक ही सीमित रह गया था, ये भी पढ़ाया था। और जैसे ही भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, उसने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्र को वापस लौटाने का अनुरोध किया, परंतु पुर्तगालियों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तब उसके लिए उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया और सशस्त्र सेना के साथ, और फिर उसको गोवा में शामिल किया। गोवा मुक्ति आंदोलन ने पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की और यह आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के साथ शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच यह अपने चरम पर पहुंच गया और राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना द्वारा गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को यह राज्य पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसलिए 30 मई के दिन गोवा के राज्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये सारे चीजों का इसमें ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखिए और क्या क्या कह रहा है इसमें गोवा के बारे में, कि गोवा के संबंध में कि यह कोंकण क्षेत्र के भीतर भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि के पश्चिमी घाट द्वारा ये अलग होता है। इसकी राजधानी है पणजी, यहाँ की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक भाषा है और इसे इस सूची में मणिपुरी और नेपाली के साथ वर्ष 1972 के 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या कह रहा है, इसकी सीमाएं क्या है गोवा की सीमाएं, यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है गोवा, तथा अरब सागर इसके पश्चिम तट का निर्माण करता है। और इसकी भौगोलिक विशेषताएं, गोवा का उच्चतम बिंदु सोमसोगोर है। गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है और राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, जुआरी, चपोरा, रकोल, गलगिबाब, कुंभरजुआ नहर, तलपोर्ना और साल आदि शामिल है। और गोवा की अधिकांश मृदा का आवरण लेटराइट से बना हुआ है, लेटराइट में मिट्टी होती है उससे। और क्या कह रहा है यहाँ पे गोवा के संबंध में, यहाँ पे वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य है, भगवान महावीर अभ्यारण्य है, मोलेम नेशनल पार्क है। ये इतना गोवा में है। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे खुदीराम बोस के बारे में। ठीक है, खुदीराम बोस क्या है ध्यान से देखिए जो चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और खुदीराम बोस का जन्म 1889 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। और श्री अरविंदो और भागिनी निवेदिता के व्याख्यानों से प्रेरित होकर खुदीराम बोस अपनी किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। और वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश हुकूमत के इस कदम का विरोध भी किया था। और 15 वर्ष की आयु में बोस मतलब खुदीराम बोस अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे और यह 20वीं शताब्दी की उन प्रारंभिक संस्थाओं में से थी अनुशीलन समिति जिसने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। और बोस के जीवन में निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें उनके क्रांतिकारी साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया था। ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर को हस्तांतरित किए जाने से पूर्व किंग्सफोर्ड बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट थे और क्रांतिकारियों तथा आम नागरिकों पर किए गए अत्याचार के कारण कई युवा क्रांतिकारी के मन में उनके प्रति क्रोध था। सब आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा। अभी इनकी श्रद्धांजलि थी, पुण्यतिथि थी, इसलिए चर्चा में है। आगे देखिए
दोनों ने किंग्सफोर्ड की हत्या के कई प्रयास किए और 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया। यद्यपि इस हमले में वह बच निकला, किंतु इसमें एक अन्य अंग्रेज अफसर के परिजनों की मृत्यु हो गई और इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला जो टॉपिक है वो है हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में, कहां पे, हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है और इस प्रकार अमेरिका और रूस के बाद भारत इस तरह की उन्नत तकनीक वाला तीसरा देश बन गया है। हाइपरसोनिक विंड टनल पहले अमेरिका और रूस में ही था और अभी हैदराबाद में ये इसका ये शुरू किया गया है और इसमें भारत हैदराबाद में शुरू करने के बाद विश्व का तीसरा देश बन गया है और पूर्ण रूप से भारत में विकसित है यह प्रणाली और भारतीय उद्योग जगत की समन्वित साझेदारी का परिणाम है और यह प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक प्रणाली है जो कि मैक 5 से मैक 12 का अनुकरण भी करती है। क्या कह रहा है, मैक क्या है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में विमान की गति को बताता है मैक जी, जिसमें मैक 1 ध्वनि की गति के बराबर होता है यानी प्रति सेकंड 343 मीटर। इसी तरह मैक 5 का अर्थ है ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक और मैक 12 का अर्थ है ध्वनि की गति से 12 गुना अधिक और मैक 1 जो है वो ध्वनि की गति के बराबर होता है। तो ये आप मैक समझ लीजिएगा। और हाइपरसोनिक प्रवाह के अनुकरण की क्षमता वाली यह प्रणाली भविष्य में अत्यधिक जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका भी निभाएगी। अगला टॉपिक है भारत के लिए 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत के लिए 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी, क्या, ध्यान से देखिए कौन कौन से 4 विकास परियोजनाएं हैं कि विश्व बैंक ने भारत के सतत विकास पहलों का समर्थन करने के लिए तकरीबन $800 मिलियन की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संस्थान परियोजना का विस्तार, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप 2 तथा भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम का दूसरा चरण इसमें शामिल है और इन परियोजनाओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का सतत एवं लचीला विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारत का समर्थन करता है। क्या है कि विश्व बैंक ने भारत की सतत विकास पहलों के समर्थन के लिए तकरीबन $800 मिलियन की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इसके तहत क्या है, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना ये शामिल है, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संस्थान परियोजना का विस्तार शामिल है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप 2 तथा भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया का दूसरा चरण इसमें शामिल है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें, ये जो नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना है ये $68 मिलियन से राज्य के शिक्षकों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने के लिए तकनीक प्रणाली का भी विकास किया जाएगा और $100 मिलियन की लागत वाली छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए सतत उत्पादन प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे राज्य के 1,80,000 परिवारों को लाभ भी मिलेगा। ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हमारा एक आर्टिकल शुरू होगा, हमारा आज का पहला आर्टिकल विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के बारे में। ध्यान से पढ़िए क्या है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आज का ट्यूटोरियल है, चर्चा में क्यों है पहले ये देखिए क्या कह रहा है, क्या खास बात है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और क्या क्या चीजें हैं ये देखिए। पहले 18 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया। 18 दिसंबर को जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस इस बार मनाया है और संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को सामाजिक या धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया था। यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 1992 को, इसीलिए इस बार 18 दिसंबर को
और 2020 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है हमारा, और हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मनाया है। क्या क्या चर्चा में इसमें ध्यान से देखते हुए चलिए क्या कह रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C में अल्पसंख्यक को केंद्र अधिसूचित समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, और भारत में यह मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म पर लागू होता है। भारत में ये लोग माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक है। और टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन फॉर इंडिया का एक मामला था, इसके बारे में मैंने आप लोग इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ाया था कि टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला था, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि राज्य कानून के संबंध में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है। ठीक है, और यहां तक कि अल्पसंख्यक का निर्धारण करने में केंद्रीय कानून के लिए भी इकाई का आधार राज्य होगा, न कि संपूर्ण भारत। और इस प्रकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जिन्हें अनुच्छेद 30 में बराबरी का दर्जा दिया गया है को राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए। और अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। बहुत आसान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा भारतीय संविधान में कहीं नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक शब्द है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द क्या अल्पसंख्यक क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, हमारे भारतीय संविधान में कहीं नहीं कहा गया है। अब अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के तरह कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग का कोई भी निवासी हो, कोई भी अल्पसंख्यक या कोई भी, वो उसको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस लेख का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में नागरिकों के वर्ग शब्द का, ये देखिए, नागरिकों के किसी भी वर्ग शब्द का उपयोग अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी शामिल है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 30 में देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत तक विस्तारित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 350B में क्या कह रहा है, ये देखिए, मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और इसे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के अनुच्छेद B के रूप में जोड़ा गया है, और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी भी प्रदान करता है। अब ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम क्या है, ये भी पढ़ लीजिए। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज क्या क्या कह रहा है, ये देखिए। अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी, और यह निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा हेतु अपील के लिए भारत एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी संरचना क्या है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के मुताबिक आयोग में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के सदस्य भी शामिल हैं। कार्य क्या है इसका, एनसीएम का कार्य क्या है, ये देखिए। कार्य संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, संविधान और संघ तथा राज्य के कानूनों में अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को निगरानी करना। उदाहरण जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से शिक्षा संस्थान आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग NCMEI अधिनियम 2004, यह सरकार द्वारा सूचित 6 धार्मिक समुदायों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देता है, ये जो अधिनियम है।
और यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम लागू हो और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए यह कार्यक्रम वास्तव में काम कर रहा है या नहीं, और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सिफारिशें करना, ये सब एनसीएम के कार्य हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। और अल्पसंख्यक को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल भी करना, ये सारे चीज एनसीएम के कार्य हैं। और कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना, करवाना और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सिफारिश करना इत्यादि। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना। केंद्र अथवा राज्य सरकारों को किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपायों को अपनाने का सुझाव देना। और केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर विशिष्टता, कठिनाइयों पर नियतकालिक अथवा विशिष्ट रिपोर्ट प्रदान करना, और कोई अन्य विषय पर जो केंद्र द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए। ये सब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के काम है। इस आर्टिकल पीआईबी का था। मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। आगे आइए, अगला है हमारा टॉपिक एलुरु में रहस्यमय रोग। क्या कह रहा है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश एरिया में, आंध्र प्रदेश के एरिया में एक जगह है एलुरु, यहाँ पे एक रहस्यमय रोग के बारे में पता चला है। क्या है, ध्यान से देखिए क्यों चर्चा में है। कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईआईसीटी हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के ओलूरू में रहस्यमय रोगों के कारणों का पता लगाने के लिए एक दीर्घकालिक अध्ययन करने का अनुरोध किया है। क्या है ये रोग, इसके बारे में देखते हुए चलिए। क्या है प्रमुख बिंदु, क्यों चर्चा में है कि आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक शहर है एलुरु। यहाँ लगभग 70% से अधिक हिस्सा एक रहस्यमय रोग से प्रभावित है इस शहर का, और इस रोग के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि लगभग 550 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसका पता लगाने के लिए कि कौन सा रोग है, क्या है ये जो रहस्यमय रोग है, इसके लक्षण क्या है, क्या इसके लक्षण, अभी इस रोग का नाम पता नहीं चला है। एलुरु शहर के 70% लोग इससे ग्रसित हैं और इस रोग से एक की मृत्यु भी हो गई है। तो क्या होता है, इससे शरीर में ऐंठन हो जाता है, मिर्गी, चक्कर आना, मतली जी मचलाना। शरीर में ऐंठन एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और तेजी से शिथिल हो जाती हैं, और यह प्रक्रिया बार बार होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में अनियंत्रित क्रियाएं होती रहती हैं, और मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न अनियंत्रित तंत्री विकार के कारण मिर्गी की स्थिति बनती है, और यह व्यक्ति के व्यवहार, संचलन या भावना और चेतना के स्तर में परिवर्तन का कारण बन सकता है। और जो चक्कर आना है, चक्कर आना एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संवेदनाओं की एक सीमा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बेहोश होना, कमजोरी या अस्थिरता महसूस करना। तनाव, भय और बेचैनी के कारण, यही ये मतली का मतलब है, कारण व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण पेट में गड़बड़ी की वजह से मतली की स्थिति भी देखी जाती है। ठीक, अब इस रोग के संबंध में क्या कह रहा है ये देखिए। रोग निवृत्ति, इसकी रिकवरी कैसे। इस रोग से ग्रसित रोगी 3 से 4 घंटों में रोग से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, पीड़ित विक्टिम्स कैसे हैं, इस रोग से सभी आयु वर्ग के लोग जैसे पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी ग्रसित हो सकते हैं। संभावित कारण क्या है इस रोग से ग्रसित होने का, पानी में भारी धातुओं के संदूषण से इसका कारण माना जाता है, कि पानी में बहुत सारे धातु वहां पे पाए जाते हैं इस वजह से। और क्या कह रहा है इसमें कि कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के हिस्से के रूप में स्वच्छता कार्यक्रमों में ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन के अत्यधिक उपयोग के कारण जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एम्स के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पीड़ितों के 45 रक्त नमूनों में से 25 में लेड और निकिल की मौजूदगी पाई गई है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जल के स्रोतों में कीटनाशकों का रिसाव भी इसका एक कारण हो सकता है।
और एलुरु को गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों से नहरों के माध्यम से जल प्राप्त होता है और ये नहरें किसी क्षेत्रों से गुजरती हैं जहां कीटनाशक अफवाह के साथ ये नहरों में के जल में मिल जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है छठी अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि जो हमारे संविधान की छठी अनुसूची है उस अनुसूची के तहत जो संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, आसाम, त्रिपुरा वगैरह, ये सब उनके बारे में क्या क्या अभी चर्चा में है, क्यों ये मुद्दा आया है, ध्यान से देखिए। और ये आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन, इन तीनों से मिला करके इस आर्टिकल को बनाया गया है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। क्या संदर्भ है इस आर्टिकल का कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीएस की स्थापना की गई है। ठीक है, छठी अनुसूची के तहत ही पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों की। और ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। और ये जो स्वायत्त जिला परिषदों की वहां पर स्थापना की गई है, इन पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में जो आदिवासी रहते हैं उनकी संस्कृति की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए ये काम करेगा। और एडीएस की स्थापना के पीछे तर्क यह है कि भूमि के साथ संबंध आदिवासी या जनजाति पहचान का आधार है। ठीक है, और भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनजाति लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी संस्कृति तथा पहचान को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये कारक काफी हद तक जनजाति लोगों की जीवन शैली एवं संस्कृति को निर्धारित करते हैं। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। संदर्भ क्या है इसका? हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ है, और उदाहरण के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच संघर्ष। इसके अलावा यह राज्य और क्षेत्र के सामाजिक सद्भाव, स्थिरता तथा आर्थिक विकास को भी कमजोर करता है। अब छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को जो विशेष दर्जा है, क्या ये देखिए कि छठी अनुसूची में शामिल जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको क्या विशेष दर्जा दिया गया है कि छठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों यानी 90% से अधिक आदिवासी आबादी के लिए लागू की गई थी। और ऐसे क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और ये क्षेत्र राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में थे। और संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए इन जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार दे देती है इसी अनुसूची के तहत। और यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है, और इन परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिनमें भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से संबंधित कानून शामिल हैं। और साथ ही इन्हें भूमि, राजस्व और कुछ अन्य करों को भी इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त है। और एडीएस शासन की तीनों शाखाओं विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में विशिष्ट शक्तियां और जिम्मेदारियां रखते हुए एक लघु राज्य की तरह भी ये कार्य करते हैं। छठी अनुसूची से जुड़ी हुई समस्याएं क्या क्या है, ये देखिए। संवैधानिक सिद्धांतों का अवमूल्यन क्या कह रहा है कि छठी अनुसूची गैर आदिवासी निवासियों के खिलाफ विभिन्न तरीकों से भेदभाव करती है, जो उन राज्यों में जो गैर आदिवासी हैं, जो आदिवासी नहीं है, और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करती है, जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, भेदभाव के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 15 तथा भारत में कहीं भी बसने का अधिकार अनुच्छेद 19। और यह भेदभाव आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच लंबे समय से संघर्ष तथा दंगों की पुनरावृत्ति का कारण भी रहा है। इसके कारण कई गैर आदिवासियों को पूर्वोत्तर राज्यों से बाहर भी निकलना पड़ा है। गौरतलब है कि वर्ष 1972 में 20% के बाद से मेघालय में गैर आदिवासी आबादी में तीव्र गिरावट देखने को मिली है। 2011 की जनगणना में मात्र 14%। अभी भी इन क्षेत्रों में कई गैर आदिवासी परिवार हिंसा के भय के वातावरण में जी रहे हैं, जो गैर आदिवासी हैं। और इन परिवारों की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के अधिकार का उपहास है। शक्ति के कई केंद्र हैं वहां पे,
जैसे संविधान के इस प्रावधान ने इन क्षेत्रों में स्वायत्तता की वास्तविक शुरुआत के बजाय शक्ति के कई केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया है। जैसे शासन में समन्वय की कमी के कारण जिला परिषदों और राज्य विधानसभाओं के बीच लगातार हितों के टकराव की स्थिति वहां पे बनी रहती है। उदाहरण के लिए मेघालय के एक राज्य के रूप में गठन के बावजूद अभी भी पूरा राज्य राजधानी शिलोंग के कुछ हिस्से को छोड़कर छठी अनुसूची के तहत आता है, जो राज्य सरकार के साथ लगातार एक संघर्ष का प्रमुख कारण है। और एक्ट ईस्ट नीति से टकराव क्या कह रहा है कि छठी अनुसूची के तहत इस क्षेत्र में लागू प्रतिबंध एक्ट की सफलता के बाद प्रतिबंध एक्ट इस नीति की सफलता के मार्ग में एक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर निर्बाध कनेक्टिविटी और विनियमन की आवश्यकता है। इनर लाइन परमिट प्रणाली क्या है, आईएलपी, ये भी देखिए कि इनर लाइन परमिट प्रणाली की अवधारणा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्रस्तुत की गई थी और इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है और आईएलपी प्रणाली के तहत जो संरक्षित क्षेत्र है उनमें जाने, रहने और किसी भी भारतीय नागरिक को इसे प्राप्त करना अनिवार्य है। इस क्षेत्र से बाहर शेष भारत से संबंधित बात की जा रही है। और इनर लाइन परमिट की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत बंगाल के पूर्वी हिस्से के जनजातियों की सुरक्षा के लिए उस समय की गई थी। और वर्ष 1873 के कानून के तहत आईएलपी पूर्वोत्तर में केवल 3 राज्यों मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड पर लागू हुआ था, परंतु 2019 में मणिपुर चौथा ऐसा राज्य बना जहां पर आईएलपी इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू हो गई। और विदेशी पर्यटकों को उन पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है, जो घरेलू पर्यटकों के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट से भिन्न होता है। और विदेशी संरक्षित क्षेत्रों आदेश 1958 के तहत इनर लाइन में पड़ने वाले सभी क्षेत्रों, जैसा कि उक्त आदेश में परिभाषित किया गया है, वो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तहत संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। वहां पे अन्य चुनौतियां क्या क्या हैं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं? मेघालय राज्य की स्थापना के बाद से ही वहां से 85% नौकरियों को आदिवासी लोगों के लिए संरक्षित कर दिया गया और साथ ही किसी भी गैर आदिवासी व्यक्ति को भूमि का स्थानांतरण प्रतिबंधित कर दिया गया। और इस प्रकार कानूनी बाधाओं का प्रभाव राज्य में दशकों से रह रही गैर आदिवासी आबादी के आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी पड़ा है। निष्कर्ष क्या है इसका कि जनजाति समूह जैसे समाज के सीमांत वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है, ताकि उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई सुनिश्चित की जा सके और उनके साथ इस प्रकार के अन्याय के दोहराव को रोका जा सके। परंतु इसने उन गैर आदिवासी परिवारों को न्याय पाने से वंचित किया है जो स्वायत्त जिला परिषद प्रशासित क्षेत्रों में पीढ़ियों से रह रहे हैं और इस भेदभाव के परिणाम स्वरूप बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकार और अन्य एजेंसियों को इस संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों और गैर आदिवासियों पर विश्वास जीतना होगा तथा उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना जगाने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य भी करना होगा। इससे जुड़ा हुआ मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर के आया हूं। क्या है ये देखिए कि संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी संस्कृति और समावेशिता की रक्षा करने में सफल रही है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 200 शब्दों में आप इसको लिखेंगे और लिख करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यह है अकेडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो करें। और ये क्लास रोजाना होती है सुबह 10:30 बजे, तो आप लोग रोजाना सुबह 10:30 बजे आइए इस क्लास से, अब इसका बेनिफिट उठाइए। इस क्लास का पीडीएफ अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। और अनअकैडमी उस लिंक से अगर ना मिले तो आप टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी स्वदीप कुमार सर्च करेंगे तो मेरा चैनल में मिल जाएगा। आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक मैं आप लोगों को यहीं पे अपलोड कर दूंगा। तो कल फिर मुलाकात होगी 10:30 बजे हमारी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।